हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना बायोकेमिस्ट्री का यूनिट। और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, यानी कि वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन के सीरीज के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वॉन डर वॉल्स इंटरेक्शन। ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का एक इंटरेक्शन है। ये कैसे होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें सीखनी है वो हम यहां डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूं। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन बेसिकली दो चीजें हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने एटम वाले चैप्टर से पढ़ा था कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यह है न्यूक्लियस, प्रोटॉन की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं, अपनी शेल्स में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेल में घूमते रहते हैं। तो सोचो कि ये कोई एक एटम है। ये एटम अकेला एटम भी हो सकता है या ये एटम किसी ना किसी मॉलिक्यूल का पार्ट हो सकता है। मॉलिक्यूल के अंदर है या ये अकेला एटम है। अब इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हुआ, जैसे ये दूसरा एटम है, दूसरा एटम अगर इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हुआ, तो आप सोचिए कि यहां दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, जब दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो, साइड में हो, थोड़ा दूर हो, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर पहले एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इन दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है। आई बात समझ में? जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा कोई एटम है। पहले एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का अगर प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस एक दूसरे के रेंज में आएंगे, तो एक दूसरे की रेंज में आकर के इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर सकते हैं। ये एक तरीके का वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है। दूसरी पॉसिबिलिटी समझो, अगर यही एटम की हम बात करें, यहां पे ये एटम है और इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहां पर है। सपोज करें कि जो दूसरा वाला एटम है वो दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते यहां आ गया, सामने आ गया। तो अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा रिपल्शन। यह भी एक तरीके का वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है। तो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन क्या है? वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्शन होते हैं। अट्रैक्शन कैसे? एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है, और दूसरे तरफ एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में रिपल्शन टाइप के फोर्स दिखा रहा है। इसे कहते हैं वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। अब इस वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन की कुछ सिंपल सिंपल खास बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो आप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यह एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। नॉन स्पेसिफिक, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहां एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करना है। यहां कोई हाइड्रोजन डोनर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है। सिंपल सा, एक एटम के घूमते हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के या तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करेंगे या दूसरे एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन करेंगे। दैट इज सिंपली द वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, और कुछ नहीं है। तो एक तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी भी एटम, दो एटम के बीच में हो सकता है। ये हो सकता है इंट्रामोलिक्यूलर हो, इंट्रामोलिक्यूलर,
जैसे सिंपल बात करें हम, एक प्रोटीन है, ये फोल्डेड प्रोटीन है, इसी फोल्डेड प्रोटीन के अंदर ही चल रहे हैं वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, बहुत सारे वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन चल रहे हैं। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हो सकता है, या हो सकता है ये इंटरमोलिक्यूलर हो। इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब हो गया जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके एटम्स के बीच में भी इस तरीके के फोर्सेस, इस तरीके के इंटरेक्शंस चल सकते हैं। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हो सकता है, इंटरमोलिक्यूलर हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। ये टाइप के इंटरेक्शंस डिस्टेंस को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते या तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के सामने आएंगे, तो ये जो टाइप के फोर्सेस हैं, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को लेकर के ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब ये फोर्सेस कैसे लगते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्राइमरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स मेंटेन करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। आपसे पूछे कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कौन जो है वो मेंटेन करता है, हो सकता है हाइड्रोफोबिक हो सकता है हाइड्रोफोबिक के साथ या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इनके साथ या आयनिक बॉन्ड हो। ये सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस या वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन सारे टाइप में कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इन सब के अंदर एक चीज देखें कि सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है। जैसे मैं कहूं कि ये फोल्डेड प्रोटीन है, ये फोल्डेड प्रोटीन है, आप काउंट करो इस फोल्डेड प्रोटीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो उसका कुछ नंबर आएगा, 1000, 1500, 1200, 10,000, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने काउंट किया तो कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ नंबर आया। अब मैं आपसे कहूंगा कि काउंट करो यहां पर आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, यहां पर देखिए काउंट करिए हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, आप काउंट करो यहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कितने चल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि काउंट करो कि वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस कितने हैं, सबसे ज्यादा नंबर में, मोस्ट हाईएस्ट नंबर के अंदर होते हैं ये वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जो लिजार्ड होती है, छिपकली, वो कांच के ऊपर चलती है, कांच के ऊपर चल सकती है ना, मिरर पे, इन्हीं वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस की वजह से चलती है। तो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन सिंपल से अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। चलिए आप लिखिए, इसके अंदर कुछ चीजें लिखिए। लिखिए, दे आर वीक नॉन स्पेसिफिक इंटर एंड और इंट्रा molecular interactions that occur when two atoms are 3 to 4 angstrom apart। अगर दो एटम्स 3 से 4 एंगस्ट्रम दूरी पर होते हैं तो ये टाइप के फोर्सेस यहां पर लगते हैं, ये इंटरेक्शंस यहां पे लगते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए आप वापस से। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अलावा ये प्रोटॉन हो गया, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है
ये एक टाइप का वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है। या फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो भी एक तरीके का वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। आगे लिखिए, द बेसिस ऑफ वॉन्डरवॉल बॉन्ड, the basis of van der Waal interaction is that the distribution of electronic charge around an atom change with time। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक एटम में घूमते रहेंगे चारों तरफ, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है तो इसके सामने न्यूक्लियस है तो अट्रैक्शन लग जाएगा। अगर यहां से थोड़ा सा खिसक के ये यहां आ गया तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन लग जाएगा। तो ये जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस है ये डिस्टेंस को लेकर भी स्पेसिफिक है और इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर भी इनके ऊपर बहुत ही फर्क पड़ता है। तो ये हुआ वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के बारे में। हमने ये लिख लिया कि ये एक ही मॉलिक्यूल में हो सकते हैं या अलग अलग मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। देखिए, जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, एटम तो सब में होते हैं ना। एटम जहां पे है वहां पर न्यूक्लियस होगा और वहां इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो चाहे तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस हर तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। लिखिए, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट वॉन्डर वॉल फोर्सेस which arise from the attraction of bound electrons of one atom for the nucleus of another atom। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन फोर्स दिखाते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ वॉन्डर वॉल फोर्स। आगे लिखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन एन एटम, मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन एटम, ए ट्रांजिएंट डाइपोल, अभी बताता हूं ये डाइपोल क्या है। ए ट्रांजिएंट डाइपोल इज क्रिएटेड, एक डाइपोल है वो क्रिएट हो जाता है, विच इंड्यूसेस ए ट्रांजिएंट अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नियर बाई एटम। होता क्या है, जैसे कि ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिएंट नेगेटिव चार्ज है, यहां पर जो है वो ट्रांजिएंट पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा तो या तो इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सामने वाले एटम का ट्रांजिएंट पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में अट्रैक्शन कर सकता है, और अगर ये घूमता घूमता दूर पहुंचा तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव रिपल्शन कर सकते हैं। अगर इसके सामने इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिएंट डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल जो है वो क्रिएट हो जाता है। डाइपोल का मतलब ऐसा कोई एटम या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए बन जाए, उसे डाइपोल कहते हैं। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोल्स। तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं डाइपोल। ये जो वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इनको हम दो तरीके से जानते हैं। पहला है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रॉन
शेल रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्सन और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सिंपल सी चीज है, अट्रैक्शन का मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन का मतलब ये एटम है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इसके अगर पास में आ जाए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां पर क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेल ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होंगे तो यहां पर एक तरीके का रिपल्शन लगेगा, इसे इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं ना एटम के अंदर, एक एटम का इलेक्ट्रॉन शेल अगर दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन शेल के पास आएगा, ओवरलैप करेगा, तो रिपल्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब एक एटम का नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसे अट्रैक्शन कहते हैं। पहले वाले में लिखिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के अंदर लिखिए, when two atoms attract each other, it is known as dipole dipole attraction. It becomes stronger when atoms come closer. जब ऐसे एटम एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे तो एक बार के लिए ये अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, ज्यादा ही पास आ गए तो फिर रिपल्शन लगना चालू हो जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन। लिखिए इसके अंदर, इफ टू एटम्स मूव वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर दो एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, their electron cloud repel each other, their electron cloud repel each other, तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के, बस ये है इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन। अब यहां से दो बातें और समझनी है। पहली है वॉन्डर वॉल कॉन्टैक्ट, और दूसरी है वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस और वॉन्डर वॉल कॉन्टैक्ट। अब ये दोनों क्या होती है देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एटम और ये एटम अगर इतना एक दूसरे के पास में है, डिस्टेंस देखो, तो मैं कहता हूं कि यहां पर मैक्सिमम वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, क्या मतलब है, अगर दो एटम एक दूसरे के इतना पास आए तो मैक्सिमम वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन है। मैंने कहा कि ये एटम अगर दोनों इतना पास में आ गए तो वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन डिक्रीज हो गई, ये अब डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि यहां रिपल्शन चालू हो गया, रिपल्शन लगना चालू हो गया। इतनी दूरी है तब तक मैक्सिमम वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन है, ज्यादा पास आए तो रिपल्शन लगना चालू हो गया, तो हम क्या कहेंगे, एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वॉन्डर वॉल कांटेक्ट। ये वॉन्डर वॉल कांटेक्ट है। क्या मतलब निकला वॉन्डर वॉल कांटेक्ट, वॉन्डर वॉल कांटेक्ट का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के दो न्यूक्लियस के बीच में वो वाली डिस्टेंस जिसके ऊपर वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन मैक्सिमम होती है, एट द पॉइंट वेयर वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस आर मैक्सिमम, उसे कहते हैं वॉन्डर वॉल कांटेक्ट। और वॉन्डर वॉल रेडियस इसका हाफ कर लो, ये हो गई वॉन्डर वॉल रेडियस, इसको आर कहते हैं। तो वॉन्डर वॉल रेडियस क्या हो गई, आर का मतलब हो गया वॉन्डर वॉल कांटेक्ट। अगर मैं मान लो इसको एक्स कह दूं तो ये x/2 हो जाएगी, ये रेडियस होती है। इससे क्या आइडिया लगता है, इससे ये आइडिया लगता है कि दो एटम्स मैक्सिमम कितना पास में आने चाहिए जिससे उनके बीच मैक्सिमम
इंटरेक्शन हो, अगर इससे ज्यादा पास आए तो अब इंटरेक्शन जो है वो कम होने लगेगी, इसे कहते हैं वॉन डर वॉल कॉन्टैक्ट। मेरी बात समझ में आई कि दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि मैक्सिमम वॉन डर वॉल इंटरेक्शन हो, इससे कम डिस्टेंस हुई तो फिर रिपल्शन लगना चालू हो जाएगा। तो आप वॉन डर वॉल कॉन्टैक्ट के अंदर लिखो एक लाइन, एट द पॉइंट where the net attraction is maximum, at the point where net attraction is maximum, net attraction is maximum, the nuclei are said to be in van der Waal contact। तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के van der Waal कांटेक्ट में है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई एक दूसरे के van der Waal कांटेक्ट में होते हैं, ऐसा मानते हैं। फिर लिखिए वॉन डर वॉल रेडियस क्या है। वॉन डर वॉल रेडियस में इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज दैट वन एटम विल अलाउ अनदर एटम टू अप्रोच इटसेल्फ, मतलब कितना अलाउ करेगा अपने तक आने के लिए। अगर इससे ज्यादा इसकी रेडियस में ये घुसा, जैसे देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस थी, मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां तक इसकी रेडियस थी, अब ये एटम पास पास आ गए, पास पास आ गए तो ये कांटेक्ट लाइन है वो कम हो गई, कांटेक्ट लाइन कम हो गई, इसका मतलब अब रेडियस इतनी है, ये वाली रेडियस। तो यहां क्या हो रहा है देखो, इस एटम की रेडियस इधर वाले एटम के पहले वाले रेडियस के अंदर इंटरफेयर कर रही है, ये रिपल्शन का साइन हो गया कि अब रिपल्शन लगेगा। तो इसके अंदर लिखिए इट इज मेजर of how close that one atom will allow another to approach itself. It is equal to 1/2 of the van der Waal contact. It is equal to 1/2, इसकी आधी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में van der Waal contact एंड van der Waal रेडियस के बारे में। अब हम बात करें एक और पैरामीटर की, van der Waal इंटरेक्शन एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी की प्रोफाइल की बात करते हैं। ये है वॉन डर वॉल इंटरेक्शन एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल इसमें क्या है कि एक छोटा सा ग्राफ है और वो ग्राफ हमको समझना है। देखिए इस ग्राफ में एक तरफ है आर, आर का मतलब वही रेडियस वाला हो गया, और ये आर दे रखी है नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर के अंदर रेडियस कितनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है किलो जूल पर मोल के अंदर, ये एनर्जी दे रखी है। जैसे जीरो है, यहां तक ले ली हमने जीरो, 0 किलो जूल पर मोल, इसके नीचे -1 है, सपोज -1 +1 है, यहां पे +2 है, ये एनर्जी है। अब यहां से मैं फिर से समझा देता हूं। हमने कहा कि अगर दो एटम एक दूसरे से इतना दूर रहेंगे, अगर ये डिस्टेंस इतनी है, तब तो है मैक्सिमम अट्रैक्शन, ये तो हो गया मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों एटम्स पास में आए, तो पास में आने पर अब रिपल्शन लगना चालू हो गया है, यहां पर लग रहा है रिपल्शन, ये यहां पे रिपल्शन लगना चालू हो गया। इसका मतलब ये निकल जाता है कि जब आर इतनी है तब तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है, लेकिन आर अगर कम हो गई तो फिर अट्रैक्शन मिनिमम होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन लगना चालू हो जाएगा ना। तो यहां से एक ग्राफ सीधा सिंपल सा अपने को समझना है। पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इस पॉइंट पर एनर्जी थी, यहां पर एनर्जी ज्यादा थी। किसकी एनर्जी ज्यादा थी?
वॉन्डरवॉल के इंटरेक्शन की। एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एनर्जी कम होने लग गई। अब बताओ कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है कि यहां पे लग रहा है रिपल्शन, ये रिपल्शन लग रहा है। उसके बाद में हम कहते हैं कि एनर्जी मान लो वापस बढ़ने लग गई। भाई वापस एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहां लग रहा है अट्रैक्शन। अब ये जो रिपल्शन लग रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डिवाइडेड बाय r रेस टू पावर 12। a डिवाइडेड बाय r रेस टू पावर 12। ये जो a है वो एक कांस्टेंट है, r है रेडियस, और r की पावर 12 लगा दी तो इसका मतलब समझना कि बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा। अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं b डिवाइडेड बाय r रेस टू पावर 6। r की पावर अगर 6 है यानी कि ये r जो है अभी अट्रैक्शन को शो कर रही है, तो ये वाली r की बात हो रही होगी। तो एक ग्राफ है एनर्जी प्रोफाइल का, तो इसके अंदर एनर्जी जब कम होने लगे तो समझ जाना कि रिपल्शन है। रिपल्शन को r रेस टू पावर 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अट्रैक्शन वापस ये ग्राफ ऊपर जाने लगे तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं r रेस टू पावर 6 के साथ में। तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स को हम रीअरेंज करते हैं। इस पूरे ग्राफ को देखने के बाद यहां से जो ओवरऑल फ्री एनर्जी निकल के आती है इसे कहते हैं डेल जी वॉन्डरवॉल, डेल जी वॉन। ये क्या है? कितना रिपल्शन लग रहा है माइनस कितना अट्रैक्शन लग रहा है, प्लस जिन दो एटम्स के बीच में ये इंटरेक्शन है उनके चार्ज क्या है, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, क्योंकि ये रेडियस डिपेंड करेगी, कम होगी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स। तो ये हो गया हमारे पास में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन को लेकर के एनर्जी के बारे में। अब ये सारे पैरामीटर हैं, इनको मैं लिखा देता हूं, आप साथ साथ लिख लीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए क्लासेस। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स भी समझने हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डेल जी वॉन क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, ये इसकी फ्री एनर्जी है। इसके बाद में ए एंड बी क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है। इसके बाद में आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, एटम्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। Q1 Q2 क्या है? ये है चार्जेस ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर चार्जेस हैं। A डिवाइडेड बाय R की पावर 12, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन। जब एटम्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन शेल रिपेल करेंगे, ये वो है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/r की पावर 12 के साथ में। देखो a तो है एक कांस्टेंट, 1/r की पावर 12। इसमें एक लाइन लिखो, लिखिए व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर देन देयर कॉन्टेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि कॉन्टेक्ट डिस्टेंस पे मैक्सिमम इंटरेक्शन है। व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर then their contact distance, strong repulsive forces start, which are represented by 1/r raised to power 12। दूसरा लिखो b डिवाइडेड बाय r
की पावर 6, ये क्या है? ये है डाइपोल 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 अट्रैक्शन। इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर 6 से। 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर 6, ये क्या है? अट्रैक्शन है। लिखिए इसमें, when two atoms are taken away from their contact distance, attractive force is reduced by the factor of 1 by r raised to power 6। अगर कॉन्टेक्ट डिस्टेंस से दूर लेके गए तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में एनर्जी प्रोफाइल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और रिवाइज करिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डाउट लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। और साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस का सेशन भी लिया जाए, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करें इससे रिलेटेड। अगर आप लोगों के पास में और कोई अच्छे सजेशन हो तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं टाइप्स की। वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस के टाइप्स 3 टाइप होते हैं। पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कीजम इंटरेक्शन भी बोलते हैं। कीजम इंटरेक्शन, ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है, उसमें प्रॉपर डाइपोल है। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। इससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी डाइपोल बना हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पार्शियल है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसके सराउंडिंग में कोई NH आता है, किसी भी तरीके से, कोई प्रोटीन का हो सकता है, तो ये जो N है, ये N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगना चालू हो सकता है। अगर N के सामने ये कार्बन आ गया तो अट्रैक्शन फोर्स लगना चालू हो सकता है। इस O के सामने ये H आ गया तो अट्रैक्शन फोर्स लगना चालू हो सकता है कि नहीं? तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल में पहले से ही डाइपोल बने हुए हो तो उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा है एक मॉलिक्यूल तो पहले से डाइपोल है, एक तो पहले से डाइपोल है, लेकिन इसने दूसरे वाले मॉलिक्यूल को डाइपोल बनाने की कोशिश करी। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, एक पहले से डाइपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। जैसे हम बात करें, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन दिखाई देती है तो इस कंडीशन के अंदर कार्बन इस हाइड्रोजन से तो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर तो हो गया नेगेटिव चार्ज, यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके सराउंडिंग में कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास में 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के ऊपर भी हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तो पहले से डाइपोल है, उसने दूसरे को इंड्यूस कर दिया, इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल था, दूसरे ने डाइपोल बना दिया दूसरे को। तीसरे तरीके के फोर्सेस, वॉन्डर वॉल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, इसका दूसरा नाम है डिबे फोर्सेस। ये डिबे फोर्सेस कहलाते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, दोनों ही डाइपोल नहीं है। जैसे ये कार्बन
और ये कार्बन एक दूसरे के सामने आ जाए, तो ना तो ये कार्बन डाइपोल है ना ये वाला कार्बन डाइपोल है, कार्बन एटम एक दूसरे के सामने आ गए, तो दोनों ही डाइपोल नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सामने आएंगे तो जब इनके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा चार्ज आएगा कि एक की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है सामने, दूसरे के न्यूक्लियस आ रहा है सामने तो वो डाइपोल बन जाता है। इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, पहले से डाइपोल नहीं है, पहले से ये न्यूट्रल है, लेकिन ये एक दूसरे के पास आते हैं तो डाइपोल इंड्यूस करते हैं एक दूसरे के अंदर। इस इंटरेक्शन का नाम है लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ये इसका नाम है। ये भी क्या करती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3 तरीके के हैं, जब पहले से दोनों डाइपोल हो, जब एक डाइपोल हो और दूसरे को वो इंड्यूस करे डाइपोल बनने के लिए, और दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करे, ये हो गया हमारे पास इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। चलो अब इसके अंदर कुछ बातें हैं, लिखिए। थर्ड के बारे में लिखना है, लिखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो पहले वो ले लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस कैटेगरी के, नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर वाटर से दूर भागना चाहते हैं, दूर भागेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कभी कर नहीं पाएंगे, तो वो आपस में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस है वो ज्यादा दिखाते हैं। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल of this category. For example, tail in membrane. मेम्ब्रेन के अंदर जो टेल्स होती हैं फोस्फोलिपिड्स की, वो इसका बेस्ट एग्जांपल शो करती हैं। आगे लिखिए, द बॉन्डिंग एनर्जी फॉर वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन इज अबाउट 0.4 किलो जूल पर मोल टू 4.0 किलो जूल पर मोल, लगभग इतनी होती है इनकी बॉन्डिंग एनर्जी, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो सबसे वीकेस्ट टाइप के ये वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद में लिखिए, वॉन्डर वॉल फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ लिजार्ड ऑन ग्लास, कांच के ऊपर छिपकली चलती है ना, वो भी होती है। उसके बाद में लिखिए, दे आर हाइएस्ट इन नंबर इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर के होते हैं। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो ये वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन है हमारे। अब इस वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन के बाद में एक और टाइप की इंटरेक्शन पढ़ते हैं, स्पेशली फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं बेस स्टैकिंग, और सिंपली इसको कहते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? स्टैकिंग का मतलब होता है एक दूसरे में फंसना। स्टैकिंग मींस एक दूसरे में फंसना। हमको पता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए एंड आरएनए के अंदर, डीएनए आरएनए के अंदर, तो ये नाइट्रोजन बेस एरोमेटिक होते हैं। इस तरीके से आपको या तो प्यूरिन मिलेगा, नहीं तो पिरिमिडीन इस तरीके का मिलेगा, ये नाइट्रोजन बेस है। जब आप देखते हो कि एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज्ड है, तो एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ इस तरीके से फंसे हुए हैं, जैसे प्लेट होती है ना, प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स को आप इस तरीके से फंसा दो तो इसे कहते हैं बेस स्टैकिंग। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये एरोमेटिक नेचर के हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज समझिए, जैसे मेरा ये आईपैड है, अगर आप इस आईपैड को ऐसे देखोगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, मतलब ये इस तरीके से सामने से दिखाई देगा।
लेकिन अगर आप इस आईपैड को ऐसे देखोगे तो ये देखो फ्लैट हो गया ना। अब ऐसा एक और आईपैड होता तो मैं उसको इसके ऊपर लगा देता, एक और आईपैड होता उसको भी उसके ऊपर लगा देता। जब आईपैड को आप सामने से देख रहे हो तो ये तो दिखा रहा है अभी आपको ऐसी स्ट्रक्चर, लेकिन ये आईपैड इस तरीके से हो जाएगा तो ये प्लेट जैसा बन गया, प्लेट जैसा, और ये प्लेट जैसे आपस में स्टैक हो जाते हैं नाइट्रोजन बेस, तो उसी को कहते हैं बेस स्टैकिंग। आपको यहां से एक छोटी सी चीज मैं बता दूंगा, वो याद रखना कि जब आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कौन से बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है या डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कौन से इंटरेक्शन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो आपको बिंदास बोलना है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। बेस स्टैकिंग है, उसी की वजह से डीएनए प्रॉपरली अरेंज हो पाया है। तो अब आप इसके बारे में 2-4 लाइनें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखिए। इट इज द अट्रैक्टिव नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, अट्रैक्टिव है, नॉन कोवेलेंट है, अट्रैक्टिव नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक रिंग्स के बीच में, बिटवीन एरोमेटिक रिंग्स, सिंस दे हैव पाई बॉन्ड्स, कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो पाई बॉन्ड्स की वजह से, मैंने बताया 2 कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड की वजह से ये वाले फोर्सेस लगते हैं। These interactions are important in nitrogen base stacking, इस तरीके से स्टैक हो जाते हैं। These are nitrogen base stacking, फंसना एक दूसरे के अंदर, ये प्लेट्स ऐसे अरेंज होकर के फंस जाती है एक हेलिक्स की दूसरे हेलिक्स के साथ में। सो these interactions are important in nitrogen base stacking in DNA, RNA and protein folding। ध्यान रखना, देखो प्रोटीन के अंदर कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, तो वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी इसी तरीके की स्टैकिंग इंटरेक्शन को शो करेंगे। ये मत सोच लेना कि ये प्रोटीन के अंदर तो नाइट्रोजन बेस होते ही नहीं है, फिर इसके अंदर कहां से आई। प्रोटीन के अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं ना, तो जो एरोमेटिक रिंग्स होती है उसी की वजह से तो होता है ये, सिंपल सा। लिखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज स्टेबलाइज्ड बाय मेनली बेस स्टैकिंग, मेनली बेस स्टैकिंग, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। तो ये है हमारे पास में अब तक के लिए डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस के बारे में। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ये डाउट कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको वापस से रिप्लाई कर दूं, या फिर मैं आपको एक अलग ही वीडियो बना करके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे एक साथ डाल दूं। बस आप कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड ट्रस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।